आज का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था क्योंकि कई दिनों बाद आज धूप में थोड़ी गर्मी थी। बच्चे बूढ़े सभी आज थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे। बच्चे बहुत खुश थे, उन्हें कई दिनों बाद आज खेलने को मिला था। इसी में ठंड लगने के कारण नेहा का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब चल रहा था। नेहा की माँ ने नेहा को भी धूप में अकेले बैठाकर वो खुद घर में काम करने चली गई थी। तभी छाया वहाँ आई और नेहा को छेड़ते हुए बोली, कहाँ खो गई हो जीजी? लगता है जीजू आपको बहुत याद आ रहे हैं। क्यों जीजी? मुझे पता है इस ठंड के मौसम में दिन तो किसी तरह कट ही जाती है, लेकिन रात गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। उस पर से पिया की यादें तन बदन में आग लगा देती होगी, जिसके कारण यहाँ आप बिस्तर पर करवटें बदलती रहती होंगी और उधर बेचारा जीजू। छाया अंगड़ाई लेती हुई बोली। नेहा छाया की इस अदा पर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं रे पगली, मुझे तेरे जीजू की याद कभी नहीं सताती क्योंकि वो हमेशा मेरे करीब रहते हैं, मेरे दिल में। अच्छा, तो लगता है कोई और है जीजी जिसके लिए आपका दिल धड़क रहा है ना जीजी? लेकिन आपने कभी सोचा है किसी दिन जब जीजू को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा? छाया कुछ सोचते हुए बोली थी। नहीं रे पगली, ऐसी कोई बात नहीं है जो तू सोच रही है। मेरे दिल में तेरे जीजू के सिवा किसी और के लिए कोई जगह है ही नहीं। ये बात उन्हें भी अच्छी तरह पता है। उनको खुद से ज़्यादा मुझ पर भरोसा है और वो अपनी यादों के भौर में धीरे धीरे खोती चली गई। छाया, आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब मैं तेरे जीजू के साथ नहीं रहती थी। तेरे जीजू अक्सर जब भी फ़ोन करते उसमें समीर का जिक्र ज़रूर करते। जानती हो क्यों? समीर बहुत ही सीधा और शर्मीला लड़का था। वो लड़कियों से ऐसे दूर भागता था जैसे अचानक शेर देख लिया हो। मैं अक्सर दिल ही दिल में सोचती थी, वहाँ जब भी मैं जाऊँगी तो उसे खूब छेड़ा करूँगी। समीर उनका एक अच्छा दोस्त था और उसी ऑफिस में वो काम करता था। वो सभी कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध करवाता था और इत्तेफाक कहो, समीर भी इधर का ही रहने वाला था। यही कारण तेरे जीजू उसके साथ थोड़ा ज़्यादा नज़दीकियाँ बना रखे थे। तेरे जीजू एक बार समीर को बोले, मैं भी चाह रहा हूँ तेरे भाभी को यहाँ लेके आने का, अगर कोई क्वार्टर खाली हो तो हमें भी दे दो यार। उसी समय समीर एक क्वार्टर तेरे जीजू के नाम अलॉट करवा दिया। एक दिन तेरे जीजू समीर को ऑफिस के बाद खाने के लिए घर पर लेकर आए थे। वो देखने में लंबा, गोरा चिट्टा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक लंबी, उसकी होठ हल्की गुलाबी थी, दोनों कानों में छोटी छोटी डायमंड वाली टप्स थी, उसके आगे की बाल बड़ी थी, क्लीन शेव रखा था, देखने में किसी हीरो जैसा लग रहा था। उसने अपने गर्दन नीचे झुकाए ही बोला, नमस्ते भाभी। मैं खुद को संभालते हुए उसका नमस्ते का जवाब दी और अंदर मिठाई लेने चली गई। मिठाई खाते वक्त मैं जब भी उसके तरफ देखती वो तिरछी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। जब भी उसकी निगाहें मेरे से टकराती वो बुरी तरह घबरा जाता और झट से अपनी निगाहें नीचे झुका लेता। इसी तरह वो छुप छुप कर मुझे देखता रहा। तभी तेरे जीजू बोले, नेहा, यही है समीर जिसकी जिक्र मैं हमेशा तुमसे करता था। जब मैं उसके तरफ देखी वो अपनी निगाहें नीचे झुकाए हुए था। तब मैं बोली, समीर? उसने बोला, जी भाभी। उसने अपनी निगाहें नीचे झुकाए हुए बोला, जब अमन आपके बारे में बताते थे मुझे विश्वास नहीं होता था कि आज के युग में भी कोई लड़का लड़कियों से आज तक अछूता रहे। ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं सोचती थी आपको खूब छेड़ा करूँगी, लेकिन आप तो मजे हुए खिलाड़ी निकले। मैं उस समय से देख रही हूँ, आप मुझे ही देख रहे हैं। क्या इरादा है? कहीं ऐसा तो नहीं आप पहले ही नज़र में हम पे अपना दिल हार बैठे हों? मैंने उसे मजाकिया लहजे में बोली थी। समीर घबरा गया, अपनी निगाहें नीचे झुकाए ही शर्माते हुए बोला, नहीं भाभी, आपकी बाल की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए मैं इसे बार बार देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं जानती, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। और भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो। वो इतना ही बोलकर चुप हो गया। तब मैं बोली, हाँ बोलो बोलो, क्या कहना चाहते हैं आप? बेहिचक बोल सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। तब वो बोला, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, इसमें ये बाल की डिज़ाइन आपकी खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा रही है। साले समीर, मेरे ही सामने मेरे पत्नी पर लाइन मार रहा है। और अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले जा भाई, मैं कोई दूसरी ले आऊँगा। अब ऐसे भी तुम्हारी भाभी बहुत पुरानी हो गई है। तेरे जीजू भी चुस्की लेते हुए बोले थे। वो बेचारा तो जाने के वक्त तक कुछ ना बोल सका और ना अपनी निगाहें हमसे मिला सका। मुझे बहुत दुख लगा था अपनी हरकतों पे। उस दिन के बाद समीर घर पे आने जाने लगा था। समीर को जब भी समय मिलता वो अकेले ही क्वार्टर पे आ जाता। जब तेरे जीजू नहीं रहते मैं उसे छेड़ने के लिए अक्सर उसके सामने काम करते वक्त अपनी साड़ी की आंचल नीचे गिरा देती, जिसके कारण मेरे दोनों उरोज बाहर की तरफ भागने लगते, जिसे कपड़ों के अंदर बड़े ही मुश्किल से मैं संभाल कर रखती थी। तुम तो जानती हो
जितना मैं मोटी हूँ मेरी उरोज उससे भी बड़ी है, जिसके कारण चोली या मैक्सी में संभालना मुझे कितना मुश्किल होता है। अगर चोली और मैक्सी पे दुपट्टा न रखे तो इनसे बाहर झांकते हुए मेरे उरोज किसी भी मर्द को कुछ पल के लिए अपनी होशो हवास खोने पे मजबूर कर सकता, लेकिन वो मुझे चोली या मैक्सी में बिना दुपट्टे में देखता तो अपनी निगाहें नीचे झुका लेता। अपनी निगाहें कभी भी मेरे शरीर या मेरे उरोजों पे नहीं डाला। मैं और समीर दोनों घंटों बातें करते। मैं उससे हर तरह की बातें कर लेती थी, लेकिन वो कभी भी मेरे लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं किया। वो हमेशा अदब से बात करता था। जब मुझे विश्वास हो गया समीर बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे भाभी शब्द का मतलब पता है, वो औरों की तरह नहीं था जो दोस्तों की पत्नी को दोस्त के सामने भाभी जी और मौका मिलने पर बिस्तर की शोभा समझते हैं, उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। उनके लिए तो वो औरत केवल हाड़ मांस की एक जीती जागती कठपुतली होती है। समीर मुझे अपने भाभी की तरह मानता था। मुझे आज भी याद है उसने गलती से भी मेरे साथ कोई मजाक नहीं किया होगा। उसके बाद मैं भी उसे अपने देवर की तरह मानने लगी थी। समीर मेरे लिए मेरे परिवार का एक हिस्सा बन गया था। जब भी कोई त्यौहार या जब कोई अच्छा खाना बनाती थी तो मैं समीर को जरूर बुलाती थी। समीर कुछ दिनों से अचानक घर आना छोड़ दिया। मैं रोज़ सोचती आ जाएगा, कल आएगा। मैं उसका रोज़ इंतज़ार करती। इसी तरह दिन सप्ताह में और सप्ताह महीनों में बदलता रहा, लेकिन वो नहीं आया। तब मैं एक दिन तेरे जीजू से पूछी, समीर घर गया है क्या? तो वो बोले नहीं, समीर तो यहीं है, वो रोज़ मुझे ऑफिस में मिलता है। समीर आजकल घर नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो वो मुझे अक्सर जवाब देते, मुझे क्या पता है, जब वो आएगा तो उसी से खुद पूछ लेना। मुझे शक था कहीं तेरे जीजू समीर को कुछ बोले तो नहीं है। दीपावली का दिन था। जब तेरे जीजू ऑफिस जाने लगे तो मैं उन्हें बोली, आते समय समीर को लेते आना आप। शाम को जब वो घर आए समीर साथ में नहीं था। तब मैं उनसे पूछी, समीर को नहीं लेकर आए आप? समीर रात में आएगा, इतना ही बोलकर वो अंदर चले गए। लेकिन जब रात के 8 बज गया और समीर नहीं आया तो मैं तुम्हारे जीजू को उस ठंड में दोबारा भेजी और बोली उसे लेकर ही आना। वो नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे जिद करने पर वो गए। समीर उस वक्त बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो नहीं आ रहा था, लेकिन तेरे जीजू के जिद करने पर उसे आना पड़ा। समीर को क्वार्टर पर छोड़कर तेरे जीजू कहीं चले गए। उनके जाने के बाद मैं पूछी, समीर हमसे कोई गलती हो गया है क्या, जो अपनी भाभी को अचानक छोड़ दिए? इतना दिन हो गया, एक बार भी मेरी याद नहीं आई आपको? जब भी मैं उनसे पूछती हूँ तो वो इतना ही कहते हैं, जब वो आएगा तो उसी से पूछ लेना। मैं उसका दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, कहीं इन्होंने आपको कुछ बोले तो नहीं है? भाभी प्लीज़ खुदा के लिए मेरे से कुछ ना पूछो, क्योंकि सच मैं आपको बता नहीं सकता और झूठ मैं आपसे बोल नहीं सकता। भाभी, भले ही मैं आपकी निगाहों में आपके पति का दोस्त हूँ, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप नहीं जानती मैं आपको कितना चाहता हूँ। इस अजनबी शहर में एक आप ही तो हैं जिससे मैंने अपना सब कुछ माना है। इसीलिए जब भी मैं उदास या परेशान होता था आपके पास चला आता था, लेकिन खुदा को ये भी मंजूर नहीं था। भाभी, आपका प्यार और ममता में मैं कुछ पल के लिए इस कदर खो गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं और मैं आपका कुछ नहीं। मुझे नहीं भूलना चाहिए था भाभी, मैं आपका अपना देवर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके प्यार और आपकी ममता की गहराइयों में एक सूखे पत्ते की तरह डूबता चला गया। मैं कोई रब तो नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं कि मैं आपको कितना चाहता हूं। आपके रूप में मैंने पहली बार जाना भाभी क्या होती है। मैं खुदा से दुआ करूंगा सभी को आपकी तरह ही भाभी दे। उसकी आंखों से अश्कों की धारा मोती के बूंदों की तरह बरस रहे थे। जब मैं उसको अपनी कसम देकर मजबूर की तब वो बोला, भाभी मारना था तो मुझे गोली मार देती, लेकिन आपने अपनी कसम देकर क्या कर दी? आप जानती हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आपकी कसम मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। भाभी, कोई मुझे कुछ भी बोल देता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई आपके दामन पे दाग लगाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई और मुझे आकर कहता तो मैं उसकी गर्दन तोड़ देता, लेकिन अफसोस आपका पति अमर मेरा दोस्त मुझे कहा, अपने क्वार्टर के नीचे वाला गोपाल ने उससे कहा, आजकल जब तुम ऑफिस में रहते हो तो समीर घंटों क्वार्टर में आकर रहता है, तुम उसे मना क्यों नहीं करते? यहाँ के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? और वो सुनकर चला आया। भाभी, आज के युग में अगर एक लड़का और एक लड़की एक साथ हो तो लोग उसे प्रेमी और प्रेमिका ही समझेंगे। उन्हें ये कभी नज़र नहीं आएगा कि उन दोनों के बीच कोई और भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ प्रेमी ही नज़र आएंगे। नारी जाति एक हार मांस की जीती जागती कठपुतली है जो पुरुषों के लिए खेलने का एक सबसे बेहतरीन खिलौना बनती जा रही है।
जैसे जैसे हमारी भारतीय सभ्यता पर यह अंग्रेजी सभ्यता हावी होते जा रही है, धीरे धीरे नारी अपना सम्मान अस्तित्व खोते जा रही है। आजकल की फिल्में, सीरियल, फैशन शो इत्यादि ज़्यादातर अंग्रेजी सभ्यता को दर्शाती है और हमारे देश के लोग, खासकर नारियां, उनको अपनाने में अपना गौरव महसूस कर रही हैं, जबकि उन्हें ये एहसास नहीं है वो क्या खोती जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ चीज़ों में वो आगे भी चल रही हैं, लेकिन वो अपनी सीमा भूलती जा रही हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, शायद आपने भी सुना हो, सेव चाकू पे गिरे या चाकू सेव पे, कटना तो सेव को ही है। यह हाई सोसाइटी, हाई प्रोफाइल के नाम पर हमारा समाज नग्न होते जा रहा है। औरत जितनी साड़ी में खूबसूरत लगती है, उतनी टॉप या एस्कॉर्ट या हाफ पैंट या जीन्स में नहीं लगती। उनमें तो सिर्फ अपने बदन की नुमाइश करती हैं, जो पुरुषों को देखने पे खुद ही मजबूर करती हैं। भाभी, पुरुषों को तो मौका चाहिए, वो पीछे कहाँ रहता। जहाँ मौका मिला वो सारी रिश्ते भूल जाता है। आप तो देख ही रही हैं अब कौन सा रिश्ता पवित्र रह गया है। समाज के कुछ दरिंदों ने रिश्तों को इस कदर कुचल कर रख दिया है कि अब किसी पे विश्वास करना मुश्किल हो गया है। भाभी, आजकल तो परिवार में भी किसी के साथ अपनी बेटी को भेजने के पहले कई बार सोचना पड़ रहा है। मुझे तो कभी कभी ये सोच कर भी शर्म आता है, इंसान चंद लम्हों के सुख के लिए अपनी आत्मा, इंसानियत, सारे रिश्तों की बलि चढ़ाते जा रहा है। क्या उसके ज़िंदगी में वासना के सिवा इंसानियत की कोई जगह नहीं है? भाभी, मुझे आशा है वो दिन अब दूर नहीं जब माँ पैदा होते अपने बेटे की गला दबाकर मार दिया करेगी, जिस तरह कभी लड़कियों को पैदा होने से पहले उसे मार दिया जाता था, केवल दहेज लोभियों के कारण, वंश के नाम पे या वासनायुक्त पुरुषों के कारण। आज समाज के कुछ नर और नारी जाति के लिए ये सारे रिश्ते वासना पूर्ति करने का एक अच्छा साधन हो गया है। और मैं जानता था मेरा आपके पास आना एक दिन आपके दामन को दागदार बना देगी, लेकिन आपकी प्यार और ममता ने मेरे पैरों में ऐसी बेड़ियाँ डाल दिया था कि मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाता था। और आज ये परिणाम मैं देख रहा हूँ। आप क्या समझती हैं, मैं आपसे दूर रहकर बहुत खुश हूँ? नहीं भाभी, जब भी आपकी याद आती है मेरी आंखें भर आती है और मैं चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पाता हूँ। मैं तो बचपन से प्यार क्या होता है कभी नहीं जाना। यहाँ दूर देश में आपका प्यार पाकर मैं कुछ पल को भूल गया था। आप मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की बीवी हैं, और गैर कितना भी हो तो गैर ही होता है। समीर, ऐसी बातें दोबारा कभी नहीं कहना। मैं कभी आपको गैर नहीं समझी, मैं हमेशा आपको अपना देवर समझती हूँ। मेरा दिल जानता है मैं आपको कभी गैर नहीं समझी। अमन या मैं आपको कभी कुछ कहे जो आप दुनिया वालों के सुनते हैं? बोलने तो जो बोलता है, एक दिन खुद ही चुप हो जाएंगे सब। उसकी दोनों आंखें नम थी, मैं भी अपनी आंसुओं को रोक न सकी। वो मेरे आंखों में आंसू देखकर बोला, भाभी आप मेरे कारण कभी नहीं रोना, आपकी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लगते। भाभी, अगर आप रोएंगी तो मैं आपसे दूर कैसे रह पाऊँगा। मैं बहुत जल्द यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, इसीलिए अपनी पोस्टिंग यहाँ से कहीं और करा रहा हूँ, जहाँ से चाह कर भी मेरी परछाई आपको छू नहीं सकेगी और आप बदनामी से महफूज रहेंगी। यही मेरी आखिरी इच्छा है। हमारे घर में भाभी को माँ की दर्जा दिया जाता है और माँ सदैव पूजनीय होती है, इसलिए मैं सपने में भी नहीं चाहूँगा मेरे कारण आपका दामन दागदार हो। उसके आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे नदी में बाढ़ आ गई हो। मैं उसकी आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं बाबू, इतना नहीं सोचते। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो और मेरा पति ठीक है, तो बोलने दो दुनिया वाले को, इससे क्या होता है। उसका सर अपनी गोद में लेकर चुप कराने लगी। तभी तेरे जीजू आ गए। आते बोले, नेहा कुछ तो खाने को दे दो, अब तो तेरा समीर भी आ गया है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। और समीर की तरफ देखकर बोले, यार बोल अपनी भाभी को अब तो दे दे कुछ खाने को। मैं डाइनिंग टेबल पे तीनों की खाना लगा दी। तेरे जीजू खाने लगे, लेकिन समीर नहीं खा रहा था। तब मैं तेरे जीजू को बोली, देखो ना समीर नहीं खा रहा है, तुम दोनों देवर भाभी के बीच की बात है, तुम दोनों अपना समझो। और वो फिर से खाने लगे। समीर के जाते समय मैं बोली, समीर आते रहना। तो उसने कहा, जब भी आपका दिल करे हमसे मिलने का, आप हमें दिल से याद करना, अपने पास पाओगी। उसने चेहरे पे फीकी मुस्कान लाते हुए बोला। मैं बोली, नहीं समीर, तुम्हें आते रहना होगा। ठीक है भाभी, आप अमन को बोल देना मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब बहुत ज़रूरी हो तब बुलाना। और वो चला गया। उस दिन के बाद से जब भी मैं कोई अच्छा खाना बनाती या ज़्यादा दिन हो जाता, तब तेरे जीजू को बोल देती तो वो आ जाता। उसके बाद वो जाने के लिए जब भी बोलता, मैं उसे बोलती बैठ जाओ, अभी नहीं जाना है, तो वो बेचारा चुपचाप बैठ जाता। मैं उसे घंटों जाने नहीं देती।
वो बोलता भाभी मैं 10 मिनट के लिए आता हूँ और आप घंटों बैठाए रखती हो। तो ये गाना मैं गुनगुनाने लगती। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। ये गाना सुनकर वो मुस्कुरा देता और दोनों हाथ जोड़कर बोलता ठीक है मेरी अम्मा अब तो मुझे जाने दो। एक दिन तेरे जीजू ने आकर बताएं समीर की पोस्टिंग आ गई है और वो बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसकती नज़र आने लगी। मैं खुद को संभालते हुए बोली समीर यहाँ से कब जाएगा? समीर तो जल्द ही जाना चाहता है लेकिन 1-2 सप्ताह अभी लग ही जाएगा। और वो कपड़ा बदलने कमरे में चले गए। ये सुनकर मुझे बहुत दुख लगा और मैं खुद को कोसने लगी काश मैं यहाँ नहीं आई होती तो आज समीर को ये दिन नहीं देखना पड़ता। समीर आज मेरे कारण यहाँ से जा रहा है। आज के युग में लोग अपनी सगी भाभी तक को अपने हवस के शिकार बनाने में नहीं चूकते हैं और ये बेचारा मेरा दामन कहीं दागदार ना हो जाए इस बदनामी के डर से इस जगह को छोड़कर जा रहा है। आखिर मैं उसकी हूँ ही कौन? उसके दोस्त की पत्नी। मेरा दिल उस दिन बहुत रोया था। बार बार मैं यही सोच रही थी क्यों चली आई मैं यहाँ। एक दिन मैं दुकान से सामान खरीद कर आ रही थी तभी सामने से समीर आता मुझे दिखा। वो मुझे देख लिया था और वो पास आकर बोलने लगा भाभी क्या हो गया है आपको? आपका चेहरा उतरा हुआ है, लगता है आप कई दिनों से बीमार हो और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैं गुस्से में बोली उससे आपको क्या मतलब है? मैं मरूँ या जिंदा रहूँ, आप जाओ जहाँ जा रहे हो। और मैं वहाँ से जाने लगी। भाभी अब कमरे पे चलो मैं आ रहा हूँ, वो बोलकर वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो अपना काम निपटाकर मेरे घर पे आया और आते पूछने लगा क्या हुआ है भाभी आपको? ये सुनकर मेरे आंखों में आंसू छलक आए। समीर मेरे आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो गया और बोला भाभी मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ मैं आपके आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, फिर भी आप नहीं समझती। मैं ये सुनकर कुछ नहीं बोल सकी और सिर्फ उसके चेहरे को देखती रही। समीर पूछा भाभी कुछ खाई हैं आप? मैं कुछ नहीं बोली। तब उसने खुद मेरे लिए रोटी बनाकर दूध और रोटी खिलाया, साथ में दवा भी। भाभी आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ मेरे लिए। आप तो जानती हो मैं अपनी नज़रों में गिरकर ज़िंदा नहीं रह सकता और मुझे पता है मेरी प्यारी भाभी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी उसका देवर खुद की नज़रों में गिरे। इसलिए भाभी प्लीज़ जल्द से जल्द आप अच्छी हो जाओ, मुझे दोबारा यहाँ आना ना पड़े। जब तक मैं ठीक नहीं हो गई वो ऑफिस के बाद रोज़ आता रहा। मैं अक्सर सोचती काश समीर हमारे जाति का होता तो मैं अपनी छोटी बहन रजनी से उसकी शादी करवा देती। ऐसा लड़का कहाँ मिलता है, लेकिन मेरे घर वाले या तेरे जीजू नहीं मानते। जब तक मैं ठीक नहीं हुई वो अपनी पोस्टिंग रुकवा रखा था और रोज़ मुझे देखने आता रहा। खाना दवा सब खुद करता। सभी मेरे ठीक होने के कुछ दिनों बाद ही वहाँ से पोस्टिंग चला गया। वहाँ जाकर वो अक्सर मुझे फ़ोन करता और ख़त भी लिखता रहा, लेकिन जब भी बुलाती तो वो बोलता भाभी आपके प्यार के सहारे ही तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्या ये भी आप छीन लेना चाहती हैं? उसकी ये बातें सुनकर मैं चुप हो जाती और चाह कर भी मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। नेहा अपनी आंसू पोंछते हुए बोली मैं उसका आज भी इंतज़ार करती हूँ, वो बहुत शरारती है, कहीं से भी आकर कहेगा भाभी। छाया समीर के बारे में सुनकर मनमुग्ध हो गई थी। वो नेहा के आंसुओं को साफ करते हुए बोली जी आपका समीर आज के युग में कहाँ से आ गया है, उसे तो त्रेता युग में होना चाहिए था। यह सुनकर नेहा कुछ नहीं बोली, वो खुले आकाश की तरफ देखने लगी। छाया नेहा का दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली जी मेरे लिए समीर से बात करो ना। मेरे घर वालों को भी मेरी शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए जो मुझे प्यार करे, मेरा इज्जत करे, मुझे धोखा ना दे। मेरी खुशी के लिए मेरे पिताजी किसी भी जाति के लड़के से मेरी शादी करवा देंगे। उन्हें केवल अच्छा लड़का चाहिए जो उनके बेटी का ख्याल रख सके। नेहा ने ऐसा ही किया और बहुत ही जल्द नेहा ने समीर और छाया के घर वालों से बात कर उन दोनों की शादी करवा दी। छाया भी समीर को पाकर बहुत खुश थी।